आत्मीय भाइयों एवं बहनों, हमारे युवा साथियों, क्रांति का बीज युवाओं के द्वारा ही उगा है, जगा है और उसने अपने व्यापक क्षेत्र में जाके परिवर्तन कर दिया। लेकिन इसमें आंदोलन की क्यों आवश्यकता महसूस हुई, आइए, और उसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए ये पढ़कर बताते हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक क्रांति की रूपरेखा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं। मित्रों, पिछले 1000 वर्षों से जिस अज्ञानांधकार युग में हमें रहना पड़ा है उसके फलस्वरूप हमारे चिंतन की दिशा में विकृतियों की मात्रा इतनी बढ़ गई कि प्रगति के लिए किए गए सभी प्रयत्न उल्टे पड़ते हैं। सुधार एवं प्रगति की सभी योजनाएं चारित्रिक दुर्बलता से टकराकर निष्फल हो जाती हैं। कारण की तह तक हमें जाना होगा और भावनात्मक नव निर्माण के लिए एक ऐसा प्रचंड अभियान चलाना होगा जो जनमानस को चरित्र निष्ठा, आदर्शवादिता, मानवीय सद्भावना, प्रचंड कर्मठता और औचित्य को अपनाने की साहसिकता से ओतप्रोत कर दे। इस आंदोलन को जितनी सफलता मिलती जाएगी उसी क्रम से प्रगति का पथ प्रशस्त होता चला जाएगा। युग निर्माण आंदोलन अगले दिनों जिस प्रचंड रूप से मूर्तिमान होगा उसकी रहस्यमय भूमिका कम ही लोगों को विदित है, पर यह निश्चित है कि यह आंदोलन बहुत ही प्रखर और प्रचंड रूप से उठेगा और पूर्ण सफल होगा। सफलता का श्रेय किन व्यक्तियों एवं किन संस्थाओं को मिलेगा, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, पर होना यह निश्चित रूप से है। इस उज्जवल भविष्य की कृषि को बोने, उगाने एवं सींचने के लिए जिन कर्मठ भुजाओं की आवश्यकता है उनकी आज जरूरत पड़ रही है। आंदोलन का अंतिम चरण संघर्षात्मक होगा। क्योंकि असुरता केवल अनुरोध एवं विनय से मिटने वाली नहीं है, उसके लिए पग पग पर लड़े जाने वाले संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी। व्यक्तिगत तृष्णा, वासना, संकीर्णता, स्वार्थपरता, विलासता, कामचोरी और अशिष्टता जैसी बुराइयों से आत्मसुधार एवं आत्मनिर्माण के आत्म साधन स्तर पर लड़ा जाएगा। हमारे युवा साथी जितने भी हैं वो शरीर से बूढ़े हों चाहे जवान हों, युवा हैं और वही लड़ेंगे। इस क्रांति का जो सरंजाम, जो सेहरा बंधना है वो हमारे युवाओं पर बंधना है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व स्तर की विकृतियों से उसी स्तर के हथियारों से लड़ा जाएगा। समग्र परिवर्तन का उद्देश्य लेकर प्रारंभ किया गया युग निर्माण आंदोलन अब संघर्षात्मक कार्यक्रमों तक आ पहुंचा है। यह इस आंदोलन का अंतिम चरण है जिसमें समग्र परिवर्तन की सुनिश्चित संभावनाएं विद्यमान है। इस आंदोलन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रथम सोपान में
रचनात्मक आंदोलन तथा द्वितीय सोपान में संघर्षात्मक आंदोलन रखे गए हैं। इन आंदोलनों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत है, आइए सुनते हैं। रचनात्मक आंदोलन पहला है आस्तिकता संवर्धन आंदोलन। चाय हो जाएगी। रचनात्मक आंदोलन आस्तिकता पहला है आस्तिकता संवर्धन आंदोलन। आस्तिक व्यक्ति ही सच्चा क्रांतिकारी हो सकता है। जबरन थोपा हुआ परिवर्तन स्थायी भी नहीं रहता और परिवर्तनों के प्रति जन श्रद्धा नहीं होती तो जनता में उल्लास, उमंग एवं प्रसन्नता का स्रोत सूखा ही रहता है। भारत की भूमि पर क्रांतिकारी संत महात्मा ही हुए हैं। कोई भी जन आंदोलन धार्मिकता और आस्तिकता का संबल लिए बिना सफल हो सकेगा, इसमें संदेह ही रहता है। इस आंदोलन के योद्धा आस्तिक हों, हर प्राणी में ईश्वर का आभास उन्हें होगा तो हर प्राणी की सेवा ईश्वर सेवा मानकर करेंगे। ऐसे आस्तिक योद्धा जन जन को आस्तिक बनाए तो आस्तिकता का अमृत प्रेम, भाईचारा, सहृदयता, दया, करुणा, सहयोग के रूप में समाज में फैले तो अन्य आंदोलनों को चलाने की आवश्यकता ही ना पड़े। आस्तिकता की भावनाएं जहाँ जहाँ पहुँचती जाएंगी वहाँ समाज का कायाकल्प होता हुआ नजर आएगा। नंबर 2, स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन। प्रसन्नता से भरे समाज का निर्माण व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। समग्र स्वास्थ्य संवर्धन का आंदोलन जन जन तक पहुंचाया जाए। शारीरिक स्वास्थ्य हेतु आहार विहार, मानसिक स्वास्थ्य हेतु आचार विचार और आत्मिक स्वास्थ्य हेतु उपासना द्वारा कषाय कलमश विहीन पवित्रता आवश्यक है। समग्र रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही संघर्ष में सहयोगी होते हैं। जन जन को स्वास्थ्य के नियमों की जानकारी देना, स्वस्थ रहने के तरीकों से अवगत कराना इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम है। नंबर 3, नारी जागरण आंदोलन। समाज की आधी जनसंख्या को पददलित और अपंग बनाकर पुरुष वर्ग ने कुछ खोया ही है, पाया कुछ नहीं। पाया कुछ नहीं। इस मिशन का यह आंदोलन पश्चिम के नारी मुक्त आंदोलन से भिन्न है। जहां नारी मुक्त आंदोलन नारी को मनमाने, उच्छृंखल और अशिष्ट व्यवहार हेतु मुक्त कराता है, वहां नारी जागरण आंदोलन समाज की नारी को गौरव, गरिमा एवं उसकी आत्मिक संपदा से अवगत कराकर उसे सम्मानित कराता है तथा उस पर लगे अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाने की मांग करता है। साथ ही नारी को उसके कर्तव्य के प्रति भी सचेत करता है। बच्चों तथा परिवार में अच्छे संस्कार एवं परंपराएं डालना प्रगतिशील नारी द्वारा संभव है। इस देश की नारी पर से अनावश्यक प्रतिबंध हटा लिए जाएं और उसे आगे बढ़ने का पूरा अवसर प्रदान किया जाए तो समाज का कायाकल्प हो सकता है। 21वीं सदी मात्र सदी के रूप में आ रही है। इसमें नारी केवल अपने गौरव गरिमा को ही प्राप्त नहीं करेगी, वरन बहुत
बहुत ही आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त करेगी। नंबर दूसरा ये हो गया रचनात्मक आंदोलन, आस्तिकता संवर्धन आंदोलन, स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन, नारी जागरण आंदोलन। दूसरा है संघर्षात्मक आंदोलन। संघर्षात्मक आंदोलन में सत्प्रवृत्तियां संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन आंदोलन। समाज में यदि सत्प्रवृत्तियों की हवा फैले तो दुष्प्रवृत्तियों की जड़ उखड़ जाएगी। यह आंदोलन हमें अपने आप से संघर्ष कराएगा। हमें अपनी एवं अपने स्वजनों की दुष्प्रवृत्तियों से संघर्ष करना होगा, करना पड़ेगा। परिवार एवं समाज में फैली मूढ़ मान्यताओं एवं दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेगा। नंबर 2, कुरीति उन्मूलन आंदोलन। समाज में सभी व्यक्ति विवेक से काम लेकर अपने कार्यों का निर्धारण नहीं करते। अधिकांश व्यक्ति परंपरावादी होते हैं और प्रचलित रीति रिवाजों को बिना तर्क की कसौटी पर कसे अपनाते रहते हैं। बहुत सी कुरीतियां समाज के लिए बहुत हानिकारक भी हैं। इन कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्राणवान, जुझारू एवं संघर्षशील व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। नंबर 3, व्यसन मुक्ति आंदोलन। साथियों, तंबाकू, शराब आदि व्यसन समाज को खोखला किए दे रहे हैं। मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाने में इन व्यसनों की बहुत भूमिका है। पारिवारिक कलह एवं विनाश में तथा समाज में व्याप्त अपराधों के लिए व्यसन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। समाज को यदि व्यसन मुक्त बनाया जा सका तो नवनिर्माण का उद्देश्य पूरा होता हुआ दिखाई देगा। नंबर 4, विवाहों में जो उन्माद दिखता है उसका प्रतिरोधात्मक आंदोलन। साथियों, विश्व के हर धर्म तथा हर देश में विवाह एक बिना खर्च वाला सामान्य सा कृत्य है। लेकिन दुर्भाग्यवश हिंदू समाज में इस अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार को इतनी विकृतियों से भर दिया गया है कि इस संस्कार की मूल भावनाएं बिल्कुल समाप्त हो गई। दहेज जैसे पिशाच ने इस यज्ञ में हड्डियां डालकर जो विघ्न कर डाला है, उससे इस यज्ञ की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण जैसे वीर और क्रांतिकारियों की आवश्यकता होगी। खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। ओम शांति। तो दो आंदोलनों को 2 भागों में विभाजित किया गया, हमने बताया। पहला रचनात्मक और दूसरा संघर्षात्मक। कौन करे जिनके अंदर क्रांति के बीज पनप चुके हैं, जिसके अंदर शौर्य की ज्वाला धधक रही है, जो कुछ समाज में करना चाहता है, वो युवा ही समर्थ होगा। इस तरह के आंदोलनों में भागीदारी निभाने के लिए प्राण से जब जुट जाएगा तो ये संभव। हमें यही भावना प्रवाह धीरे धीरे बढ़ाना है, जगाना है। युग निर्माण योजना को सफल बनाना है। ओम शांति।